स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हर रोज आप ट्रंप साहब से रिलेटेड न्यूज़ देख या सुन ही रहे होंगे। वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे अमेरिका के लाइज को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यूक्रेन का मामला आपको याद ही होगा। 28 फरवरी 2025 को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की मीटिंग हुई थी। अब वो ट्रंप से हेल्प की उम्मीद लेकर अमेरिका गए थे, बट ट्रंप ने उनके साथ बहुत गैर जिम्मेदाराना बिहेव किया। मतलब अनप्रोफेशनलिज्म की हद पार कर दी गई। उन्होंने दुनिया भर के मीडिया के सामने ज़ेलेंस्की को एक तरह से बेइज्जत करने का काम किया। अमेरिका ने उनसे जो वादे किए थे सबको साइड में रख दिया गया। और दोस्तों, अभी हाल ही में ऐसा ही कुछ ट्रंप ने एक और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ किया है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। जी हाँ, वही इजराइल जो हर संकट में अमेरिका के खजाने और सपोर्ट का हकदार रहा है। रिसेंटली 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप साहब से मिले। वो अपने कुछ इशू लेकर अमेरिका गए थे। अब उसमें पहला था टैरिफ्स। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि भाई, आपने इजराइल के ऊपर 17% टैरिफ्स इंपोज किए हैं, तो उन्हें प्लीज हटा दीजिए। दूसरा, नेतन्याहू सीरिया में टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक एर्डोगन सीरिया में खतरनाक तरीके से दखल दे रहे हैं। और उनका तीसरा कंसर्न ईरान को लेकर था। वो ईरान को इजराइल के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। अब ऐसे वो ट्रंप को यह समझाना चाह रहे थे कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक का यह परफेक्ट टाइम है। अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हमारी डिप्लोमेसी जो है वो निरर्थक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां ट्विस्ट आ गया। ट्रंप नाराज हो गए। मीटिंग की जो इनसाइट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये मीटिंग ठीक वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई ट्रंप की मीटिंग जैसी थी। अंतर बस इसमें इतना था कि नेतन्याहू की बातचीत मीडिया के सामने नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो बंद कमरे में हुआ। अब ट्रंप ने ना तो इजराइल के ऊपर टैरिफ्स हटाए और ना ही नेतन्याहू की कोई बात मानी। उन्होंने एर्डोगन की अपने फ्रेंड के तौर पे तारीफ करी और ईरान के मसले पर कहा कि अमेरिका के ईरान के साथ 12 अप्रैल को डायरेक्ट टॉक होने वाली है। अब एक लाइन में कहूं तो ट्रंप ने नेतन्याहू से अभी चुप रहने को बोला है। इस पर इजराइल के अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि यह मीटिंग शादी से कहीं ज्यादा अंतिम संस्कार जैसी थी। अब दोस्तों, ये सिर्फ 2 घटनाएं ही नहीं, बल्कि अगर आप रिसेंट में ट्रंप के द्वारा अमेरिका के ट्रेडिशनल अलाइज के साथ किए गए बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात उनमें क्लियरली दिखाई देगी कि ट्रंप अमेरिका के ट्रेडिशनल अलाइज के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं। रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात की, उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज कर दिया। डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनना चाहते हैं, कहा कि भाई किसी भी तरह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड हम लेंगे। अब उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ग्रीनलैंड में अमेरिकन ट्रूप्स को भेजने तक के लिए कह दिया। पनामा से पनामा कैनाल वापस लेने की बात की। जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, उनकी सबके साथ किसी ना किसी तरीके से बयानबाजी चल रही है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अमेरिकन अलाइज के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि इसके उलट उन देशों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आमतौर पर अमेरिका का दुश्मन माना जाता है, चाहे फिर वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो या कुछ हद तक टर्की। अब इन दोनों पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या अमेरिका पर अब कोई भी देश उतना ही भरोसा कर सकता है जितना वो पहले किया करता था? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। आज ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड गेम ने एक तरह से पूरी दुनिया को एक गहरे जियोपॉलिटिकल टेंशन में धकेल दिया है। अब एक तरफ ईरान पर न्यूक्लियर सैंक्शंस की बातें कि भाई अगर आपने बात नहीं की तो हम बमबारी कर देंगे, इसकी धमकी दी, और दूसरी तरफ अपने अलाइज के साथ ये नाटक। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ट्रंप क्यों अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स को ताक पर रख रहे हैं? क्या वो दुश्मन माने जाने वाले देशों से रिश्ते सुधारना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी आइडिया को डिस्कस करेंगे दोस्तों, दैट व्हाई इज ट्रंप इग्नोरिंग हिज अलाइज। तो भाई, ट्रंप के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है। वो चाहते हैं कि अमेरिका को डायरेक्ट और इमीडिएट बेनिफिट्स मिले, भले ही अलाइज उससे अपसेट हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई, बात यहां पे खत्म नहीं होती। ये देखने में भले लगेगा कि ट्रंप ऐसा करके दुश्मन देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अमेरिका कभी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्लान डेफिनेटली होता है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप असल में एक नए पावर ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे चलकर अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। अब ये पावर ब्लॉक है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान का गठजोड़। अब इनमें से 3 देश ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है और ईरान भी इस रेस में लगा हुआ है। ट्रंप का प्लान शायद यह है कि इन दुश्मन देश को एक दूसरे के खिलाफ करके या उनके साथ रिश्ता बनाकर इस ब्लॉक को कमजोर किया जाए। अब सवाल है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मानो ट्रंप रशिया के साथ ट्रेड या एनर्जी डील्स को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं।
अब इससे रशिया का चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो सकता है, क्योंकि चाइना अभी रशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, स्पेशली अगर हम यूक्रेन वॉर के बाद की बात करें तो। अब अगर रशिया और चाइना के बीच थोड़ी सी दरार पड़ती है तो ये अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिक विन होगी। अब ऐसे ही ईरान के साथ सैंक्शंस में थोड़ी रिलीफ या नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का ड्रामा, ये सब उसी बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। तो भाई ये खेल सिर्फ टैरिफ या दोस्ती का नहीं, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है जिसका असली रंग जल्दी ही साफ होगा। अब आप में से हो सकता है कि किसी के मन में ये सवाल आए कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप ओनली रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से ही क्यों रिश्ते सुधारने में लगा है, चाइना से क्यों नहीं? तो इसका एग्जाम्पल एक सिंपल आंसर है। देखिए, ट्रंप और उनका प्रशासन चाइना को जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक खतरा मानता है। रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के मुकाबले चाइना एक अलग लेवल पे खेल रहा है। अब सवाल है कैसे? जरा गौर से देखो, चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। 5G टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी में चाइना अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। सेफगार्ड ग्लोबल के 2024 के डेटा के मुताबिक चाइना का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 31.6% है, जबकि अमेरिका का सिर्फ 15.9%। अब ये गैप अमेरिका के लिए टेंशन वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा वो अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ा रहा है। मतलब चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप में अपनी रीच बढ़ाता चला जा रहा है। जिन देशों में पहले अमेरिका का दबदबा था, जैसे कि मिडिल ईस्ट या लैटिन अमेरिका, वहां चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना झंडा गाड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में सऊदी और ईरान के बीच चाइना ने मीडिएट करके एक पीस डील करवाई थी, और यह अमेरिका के लिए एक डिप्लोमैटिक झटका था। अब हो सकता है कि आप में से किसी के मन में यह भी सवाल आए कि भाई रशिया कहां से आई इस पिक्चर में? अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना? बात हजम नहीं हुई। देखिए, रशिया के होते हुए चाइना कैसे सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, जिसके साथ अमेरिका सालों तक कोल्ड वॉर लड़ा, जिसको खत्म करने की ठानी, और अभी यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है, जिसमें अमेरिका का भी बहुत ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज लगे हैं। यूरोप भी इसमें उलझा हुआ है और रशिया हार नहीं मान रहा, उल्टा ट्रंप उसे मनाने में लगे हुए हैं। वो अचानक पिक्चर से गायब कैसे हो गया? अब देखिए, इसके लिए आपको ट्रंप की सोच देखनी होगी कि ट्रंप क्या है। एक बिजनेसमैन ना, वो बिजनेसमैन के लिहाज से चीजों को देखते हैं दोस्तों। और अमेरिका क्या है? एक पूंजीवादी देश। तो कोई भी कैपिटलिस्ट देश क्या चाहेगा कि उनका बिजनेस अच्छे से चलता रहे, कस्टमर मिलते रहे, जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां उसकी मार्केट बनती रहे, मतलब उसके बिजनेस में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। और अमेरिका यही करने में लगा रहता है। वो दुनिया के देशों को एक मार्केट के तौर पर देखता है, उसमें अपने हथियार सेल करना, अपनी कंपनीज की प्रेजेंस बढ़ाना और पैसे कमाना। और इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद जो लगाया जा सकता है लगाकर अपनी मार्केट सिक्योर करने के लिए रिश्ते बनाए हैं। और जो देश नहीं मानते उनको धमकाना, हमले करना, इवन वॉर तक करता है। अब इस सब में उसके आड़े चाइना आ रहा है, ना कि रशिया और बाकी देश। हां, रशिया एक मिलिट्री पावर है, लेकिन इकोनॉमिकली वो चाइना के आगे कहीं नहीं टिकता। अब वर्ल्ड बैंक के 2024 एस्टिमेट्स के हिसाब से रशिया की जीडीपी 2.2 ट्रिलियन है, जो कि चाइना के लगभग 18 ट्रिलियन जीडीपी का सिर्फ एक हिस्सा है दोस्तों। ईरान और नॉर्थ कोरिया और छोटे प्लेयर्स हैं। अब ट्रंप का लॉजिक यह है कि रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया को चॉकलेट दिखाकर उन्हें चाइना के ऑर्बिट से दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि रशिया के साथ उसकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, तो आइडियोलॉजिकली अमेरिका के लिए वो सबसे बड़ा खतरा था। बट अब खेल बदल चुका है। अब लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, बल्कि इकोनॉमी की है, जिसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की एज बोला। और इकोनॉमी में चाइना आगे है। अब सवाल यह है कि अलाइज को अपसेट करके ट्रंप क्या अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। देखो, ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन, इजराइल, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान और EU जैसी कंट्रीज अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, जैसे ट्रेड इंबैलेंसेस, डिफेंस स्पेंडिंग में कम कंट्रीब्यूट करना वगैरह वगैरह। अब इसलिए वो बैलेंस बनाने के लिए इन पर टैरिफ्स लगा रहे हैं। जैसे इजराइल पर 17% टैरिफ लगा दिया, इंडिया पर 26 से 27%, जापान पर 24%, साउथ कोरिया पर 25%, और ऐसे ही लगभग सभी कंट्रीज पर उन्होंने टैरिफ्स इंपोज किए हैं। अब ट्रंप के कार्यों को देखें तो लगता है कि वो अलाइज को लेन देन के नजरिए से देखते हैं। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की, उससे आपको यह बखूबी समझ आ रहा होगा। सिंपल, ट्रंप कौन है? बिजनेसमैन। उनका फोकस इस पर है कि अमेरिका को अपने मित्र देश से ज्यादा क्या हासिल कर सकते हैं? फायदा। अब दोस्तों, इस सबके पीछे एक और भी बड़ी वजह है, और वो ये है कि ट्रंप को लगता है कि पुराने अलायंसेस जो मेरे थे वो अब बेकार हो चुके हैं। उनके पहले टर्म में डिप्टी नेशनल एडवाइजर रह चुकी विक्टोरिया कोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और उनकी टीम मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने अलायंसेस जैसे कि नेटो अब एक तरह से लायबिलिटी बन गए हैं। ट्रंप का मानना है कि नेटो जैसे अलायंसेस में अमेरिका ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज डाल रहा है, जबकि बाकी मेंबर्स फ्री की लाइट ले रहे हैं। अब 2024 में नेटो का डिफेंस स्पेंडिंग डेटा के मुताबिक अमेरिका अलायंस के टोटल बजट का लगभग 66% कंट्रीब्यूट कर रहा है।
अब ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप अपने डिफेंस पे ज्यादा खर्च करे ताकि अमेरिका का बर्डन कम हो जाए। अब याद है ना, डब्ल्यूएचओ से निकलते वक्त भी ट्रंप ने यही कहा था कि डब्ल्यूएचओ उनसे ज्यादा पैसे मांगता है, जबकि बाकी देश उसमें कुछ खास पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते। यूक्रेन वॉर में भी अमेरिका का खूब पैसा लगा, लेकिन अब ट्रंप इससे अलग रहना चाहते हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग एंगल यह भी है कि ट्रंप अमेरिका को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना चाहते हैं। पहले टर्म में उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स को वापस बुलाया था, और अब यूक्रेन वॉर के मामले में भी वो शांति की बात कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह करवाने के लिए उन्होंने पुतिन से बात की, और 24 मार्च को सऊदी अरेबिया के रियाद में अमेरिका और रशियन नेगोशिएटर्स के बीच 12 घंटे तक लंबी मीटिंग हुई। अब इसी नजरिए के साथ ईरान के साथ न्यूक्लियर डील टॉक्स को भी देखना चाहिए। पहले टर्म में ट्रंप ने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर किया था, लेकिन अब वो ईरान से सीधा बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर बात नहीं बनी तो ईरान बड़े संकट में होगा, यहां तक कि बमबारी तक की धमकी दे दी। अब दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के साथ भी ट्रंप रिश्ते सुधारने में लगे हैं। पहले टर्म में किम जोंग उन से कई बार मिले, और अभी हाल में कहा कि उनके किम जोंग के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब जरा गौर से ऑब्जर्व करो, रशिया की यूरोप के साथ रिश्ते खराब हैं, यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, ईरान को इजराइल अपना दुश्मन मानता है, और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइल दागी थी, जिसका जवाब इजराइल ने एयर स्ट्राइक से दिया था, जिससे पूरा रीजन जो था वो टेंशन में चला गया था। उधर साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया हर दूसरे दिन मिसाइल टेस्ट का धमकी देता है। मतलब अमेरिका के सबसे मजबूत अलाइज के दुश्मन रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ट्रंप उन्हीं से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं और अपने मित्र दोस्तों को थोड़े साइड पे रखना चाहते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि भाई हाउ आर अलाइज टर्निंग अवे फ्रॉम यूएस। अब अगला सवाल दोस्तों इसमें यह उठता है कि भाई यूएस तो अपने अलाइज से कट रहा है, लेकिन विल अलाइज टर्न अवे फ्रॉम यूएस। देखिए, स्ट्रैटेजी रिस्की है। अगर अलाइज को लगता है कि अमेरिका उनके साथ ज्यादती कर रहा है तो वो अपने अलग रास्ते ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। सालों से ईयू का इंडिया के साथ जो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो लटका हुआ था, उस पर अब बातचीत तेज हो गई है। इसे आगे बढ़ाने के लिए 27 फरवरी को ईयू प्रेसिडेंट इंडिया आई थी, और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि वो इंडिया के साथ इस साल यानी 2025 तक एफटीए पर साइन कर लेंगे, जो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह से एक बहुत बड़ा समझौता होगा। उधर फ्रांस और जर्मनी ने 2024 में एक जॉइंट डिफेंस इनिशिएटिव शुरू किया। अब यह भी एक सिग्नल है कि वो अमेरिका से पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अब इसके अलावा कनाडा और मेक्सिको जैसे करीबी मित्र भी अमेरिका से थोड़ी दूरी बना रहे हैं, खासकर जब से ट्रेड टैरिफ्स और बॉर्डर पॉलिसीज ने उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चोट पहुंचाई है। कनाडा अब अपनी डिफेंस और एनर्जी पॉलिसीज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और मेक्सिको चाइना के साथ ट्रेड पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर कर रहा है। पोलैंड तो न्यूक्लियर पावर हासिल करने पर भी विचार कर रहा है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने मार्च की शुरुआत में पार्लियामेंट को बताया कि पोलैंड न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप पर एक साथी नेटो नेशन की पूरी तरह से डिफेंस करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। टस्क ने कहा कि यह सिक्योरिटी की रेस है। इवन जापान एंड साउथ कोरिया जो ट्रेडिशनली अमेरिका के स्ट्रॉन्ग लाइज रहे हैं, अब अपनी रीजनल सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा इंडिपेंडेंट कदम उठा रहे हैं, जैसे जापान का अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और साउथ कोरिया का आसियान देशों के साथ डिप्लोमेटिक आउटरीच। अब जापान में यह परसेप्शन उभर रहा है कि हमें डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करना होगा। देखिए, जापान को अमेरिकन अलायंस से अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना है। इसमें साउथ कोरिया ने तो एक और चौंकाने वाली बात कही है। फरवरी में साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर चो ते-यूल ने नेशनल असेंबली को बताया कि हमारे द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात अंडर कंसिडरेशन नहीं है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह सोचा भी नहीं जा सकता। अब कुछ एक्सपर्ट्स एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया और जापान दोनों के पास 2 महीने से भी कम टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की टेक्निकल जानकारी है, और यह सब इस बात का इशारा है कि अमेरिका के पुराने मित्र अब उसकी लीडरशिप पे पहले जैसा भरोसा नहीं कर रहे। अब अगर दोस्तों इसको कंक्लूड करें तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह खेल सिर्फ ट्रेड, टैरिफ या दोस्ती का नहीं, यह एक लंबे वक्त का जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड है। उनका एम है कि चाइना के ग्लोबल डोमिनेंस को रोका जाए, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया को एक यूनाइटेड फ्रंट बनने से पहले ही अलग किया जाए, अलाइज को थोड़ा सा अपसेट करके उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस सबका रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि ट्रंप का हर मूव कैलकुलेटेड है और इसमें अमेरिका के इंटरेस्ट हमेशा टॉप पे होते हैं। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या बैकफायर करेगी? नीचे कमेंट्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।